खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। पिछले धारावाहिक में आपने सुना कांग्रेस में अध्यक्ष पद को लेकर कशमकश की स्थिति थी। सुभाष चंद्र बोस गांधी जी के रवैये से खफा होकर अध्यक्ष पद के लिए दूसरे नाम को तैयार नहीं थे और गांधी जी किसी भी कीमत पर सुभाष को दोबारा अध्यक्ष बनते देखने के लिए तैयार नहीं थे। सुभाष के उत्साह को रविंद्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन आश्रम से नई ऊर्जा मिली थी। सुभाष को गुरुदेव का असीम आशीर्वाद मिला था। अब आगे। अनिल चंद्र ने सुभाष को भाषण की वो प्रति लाकर दी जो रविंद्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस के अभिनंदन समारोह के लिए तैयार की थी। सुभाष उस भाषण को देर रात तक पढ़ते रहे। कभी उनके चेहरे पर गर्व का भाव आता तो कभी आंसू बहने लगते। सुभाष ने वो भाषण मेघनाद को भी पढ़कर सुनाया। हे देश नायक सुभाष, मेरे प्रिय सुभाष, मैंने अपने राष्ट्रवीरों का सदैव गुणगान किया है। बंगाल का कवि होने के नाते से बंग भूमि के लाडले सुभाष, मैं तुम्हारा अभिनंदन करता हूं। जब जब चारों ओर संकट के बादल मंडराने लगते हैं और राष्ट्र के चैतन्य जीवन पर प्रहार होने लगते हैं, तब तब राष्ट्र माता की करुण पुकार सुनने भूमि पर उसे करुणा से मुक्त कराने वाला जन्म लेता है। बंगाल के युवाओं पर लंबे समय से अत्याचार होता आ रहा है। आंतरिक फूट से बिखर चुका बंगाल अब अंधकार से बाहर निकल रहा है। हमारे सभी राजनीतिक दुस्साहस में हमारी नौका को खेने वाला नहीं मिल पा रहा है। जो नाव खे रहे हैं वो चप्पू और नाव में तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं। जब देश पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, ऐसे में जरूरत है सशक्त नेतृत्व की, ऐसे नेता की जो अदम्य इच्छा शक्ति रखता हो और हर बाधाओं को हटाने में सक्षम हो। सुभाष चंद्र, तुम्हारे राजनीतिक उषा काल का मैं साक्षी हूं। उसी समय मेरे मन में अनेक शंकाएं थी और गलतफहमियां थी, पर आज तुम्हारे राजनीतिक मध्याह्न में तुम सूर्य की तरह दमक रहे हो, जिसमें प्रकाश ही प्रकाश है। भय लेश मात्र नहीं आ रहा है। तुमने देश की आजादी के लिए जो यातनाएं सही है वो भले ही कुछ लोगों को नजर ना आए, लेकिन बंगाल के शेर, मैं तुम्हारा अभिनंदन करता हूं। आज तुम देश की तरुणाई की आकांक्षा के प्रतीक बन गए हो। मेरा आग्रह है कुछ लोगों से जो ये भूल कर रहे हैं कि मैं संकुचित प्रांतीय भावना से अंधा हो गया हूं, भारत से अलग कर रहा हूं। मैंने वर्षों से पहले भविष्यवाणी की थी, मैंने वर्षों पहले भविष्यवाणी की थी कि बंग की धरती से ऐसा सूर्य चमके जो देश को रोशन करेगा। वो है सुभाष चंद्र बोस। तुम्हारी तपस्या त्याग सफल हो, यही आशीर्वाद देने में खड़ा हुआ हूं मेरे प्रिय सुभाष। आओ सुभाष। गुरुदेव, मेरे मानस पर पूरी रात आप ही के शब्द घूमते रहे। अच्छा गुरुदेव,
आशीर्वाद दीजिए। अब चलता हूं। शांति निकेतन से नई ऊर्जा लेकर जा रहा हूं। प्रणाम। सुभाष, आज मैं गर्व से कह सकता हूं, मेरे सपनों का नायक ना केवल जन्म ले चुका है, बल्कि अपने तेज से दमक रहा है। हाँ, दमक रहा है। प्रणाम। कांग्रेस के 55 साल की उम्र में ये पहला मौका था जब अध्यक्ष मतदान से चुने जाने की स्थिति बनी थी। सुभाष और गांधी जी के मतभेद के चलते गांधीवादी और सुभाष के पक्षधर अलग अलग खेमों में बट गए थे। मतदान में किसका पलड़ा भारी रहता है, ये उत्सुकता और प्रतिष्ठा का सवाल बन गया था। सीधे तौर पर गांधी जी की राय के खिलाफ सुभाष ने चुनाव में मोर्चे की ध्वजा उठाई हुई थी। कांग्रेस कार्यकारिणी ने बारडोली में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर मामले को और पेचीदा बना दिया था। देखा सुभाष, कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने क्या विज्ञप्ति जारी की है। उसका कहना है कि किसी भी शख्स के दोबारा अध्यक्ष बनने के लिए बिरले हालात होने चाहिए, लेकिन आज ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है। इसलिए सुभाष चंद्र बोस ऐसा कोई कदम न उठाएं जिससे उनका अनिष्ट हो। सुभाष के उद्देश्य को लेकर कांग्रेस वर्किंग कमेटी में कई तरह की शंकाएं हैं। इस विज्ञप्ति में जवाहर के हस्ताक्षर नहीं है, लेकिन सरदार पटेल समेत सभी बड़े नेताओं ने हस्ताक्षर किए हैं। मौलाना आजाद के अध्यक्ष पद से नाम वापस लेने के बाद सभी ने देश भर के कांग्रेसियों से डॉक्टर सीतारमैया को वोट देने की अपील की है। मेजदाब, मुझे लगता है कि सरदार पटेल का पुराना गुस्सा उभर आया है। वो इसलिए डॉक्टर सीतारमैया को मत देने का आग्रह कर रहे हैं। सुभाष, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की विज्ञप्ति से पूरे देश में चुनाव का माहौल बदलेगा। बहुत बड़ा तबका तुम्हारे खिलाफ खड़ा होगा। इसका कारण ज्यादातर लोग ये मान रहे हैं कि सुभाष ने गांधी जी की बात नहीं मानी और अध्यक्ष पद के बहाने उन्हें चुनौती दे रहे हैं। सीतारमैया चुनाव में नहीं, गांधी जी की प्रतिष्ठा दांव पर है। मेजदा बापूजी जिस तरह का व्यवहार मुझसे कर रहे हैं वो मुझे बहुत पीड़ा देने वाला है। मैं फिर से अध्यक्ष क्यों नहीं बन सकता मेजदा? क्या इसलिए कि सिर्फ बापूजी नहीं चाहते? उन्हें मेरी कार्यशैली पसंद नहीं? जो भी मैंने अध्यक्ष रहते हुए किया वो देश के हित में किया है मेजदा। मैं अध्यक्ष था, रबर स्टैंप नहीं बन सकता कि जैसा बापूजी कहे मैं वैसा ही करता चला जाऊं। और यदि गांधीवादी से बापू की अवहेलना मानते हैं तो माने। मैं अपनी तरह से काम करता आया हूं और आगे भी अपनी तरह से ही काम करूंगा। मैं जो भी करूंगा उसमें सिर्फ देश का हित ही सर्वोपरि होगा। किसी व्यक्ति विशेष के लिए मैं अपने सिद्धांतों से हटूं, यह कभी नहीं होगा मेजदा। इधर बोस परिवार में मांगलिक कार्य होना था। अशोकनाथ के विवाह की तारीख भी पास आ रही थी। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव की गहमा गहमी के चलते सुभाष और शरद चंद्र की व्यस्तता वैवाहिक कार्यक्रम को लेकर कम और चुनाव को लेकर ज्यादा थी। शरद चंद्र ने विभावती से चुनाव के हालातों के चलते घर पर ज्यादा ध्यान न दे पाने की चर्चा की। विभा, आजकल मुझे सुभाष की चिंता ज्यादा होने लगी है। उसने चुनाव में खड़े होकर सीधे गांधी जी को चुनौती दी है। जानती हो, कांग्रेस में गांधी जी की मर्जी के बिना कुछ भी करना आसान नहीं होता। बस ठान कर बैठा है, चुनाव में जो भी हो, लेकिन लड़ूंगा जरूर। आप उसका ध्यान रखें ना। मेरा सुभाष जो कर रहा है वो बहुत सोच समझ कर रहा है। ठीक है, गांधी जी उसके पिता तुल्य हैं। कांग्रेस के लिए उन्होंने अपना सब कुछ लगा दिया है। कांग्रेस को वो अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन सुभाष की अपनी सोच है। यदि वो सही है
तो चुनाव में फैसला हो जाने दीजिए। विभा, ये चुनाव इतना सरल नहीं है जितना सुभाष समझ रहा है। कांग्रेस कार्यकारिणी के सभी अग्रिम पंक्ति के नेताओं ने उसके खिलाफ मत देने की अपील की है। सभी गांधी जी द्वारा तय किए गए डॉक्टर सीतारमैया को अध्यक्ष के रूप में देखना चाहते हैं। सुभाष अलग पड़ता जा रहा है विभा, और यही चिंता मुझे परेशान कर रही है। सुभाष से सब इतना अलगाव क्यों कर रहे हैं? गांधी जी के साथ खड़े लोग पुराने राजनीतिज्ञ हैं। अनुभव उनके पास सुभाष से ज्यादा है। कांग्रेस ने अपने जीवन के 55 साल का सफर उनके ही साथ पूरा किया है। सभी किसी न किसी प्रांत के मुखिया हैं। वे अपने काम में तो माहिर हैं ही, राजनीति के शहमात के खेल के भी जाने माने खिलाड़ी हैं। सभी ने मिलकर चारों तरफ से सुभाष की जोरदार घेराबंदी की है। लेकिन छोटे दादा का कहना है कि सुभाष को भरपूर वोट मिलेंगे और वही कांग्रेस के दोबारा अध्यक्ष चुने जाएंगे। मेरे अंदर तो सुभाष की तरह आत्मविश्वास नहीं है। मैं मानता हूं वो चुनाव में खुद को कुछ ज्यादा आंक रहे। मुझे तो बहुत कम उम्मीद है उसके जीतने की। लेकिन सुभाष, मैं चाहता हूं कि तुम ही जीतो। चलिए, अब आप आराम कर लीजिए, मन थोड़ा शांत हो जाएगा। नहीं विभा, मैं उनसे बात करना चाहता हूं। कहां है सुभाष? वो हॉल में है। सुभाष! 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 जी मेजदा। अच्छा सुभाष, ये बताओ, डॉक्टर सीतारमैया की उम्मीदवारी का फैसला बारडोले की बैठक में ही हुआ था ना? जी मेजदा। अभी तक अध्यक्ष होने के नाते उसकी सूचना सबसे पहले तुम्हें होनी चाहिए थी। मेजदा, बैठक में अध्यक्ष की उम्मीदवारी पर कोई चर्चा ही नहीं हुई थी। फिर अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कार्यकारिणी के सदस्य का इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकते हैं? यह तो अहिंसा है, अहिंसा। कौन से अहिंसा के सिद्धांत में इस कृत्य को सही ठहराया जाएगा? क्या इसे ही अहिंसावाद कहते हैं? क्या यही अहिंसावादी हैं? मेजदा, यही तो कपट है, कपट। गांधीवादी गुट का ही सारा खेल है ये। कांग्रेस अध्यक्ष गांधी जी के हाथ की कठपुतली रहे। जैसा वो नचाए वैसा ही वो नाचे। मेजदा, मैं इससे अच्छा मृत्यु का वर्णन कर सकता हूं, लेकिन समझौता बिल्कुल नहीं। ये मेजदा, ये पत्र देखो। गांधी जी लगातार बिना नाम लिए मुझे निशाना बनाए जा रहे हैं। चुनाव की राजनीति में भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस अपने रास्ते से भटक रही है मेजदा। कांग्रेस की आत्मा पर आघात हो रहा है और न जाने क्या क्या मेजदा। चुनाव की तारीख नजदीक आ रही थी। गांधी जी की ओर से किसी के पक्ष में निवेदन नहीं आया था। हालांकि सुभाष को लेकर गांधी जी की नाराजगी जग जाहिर थी। पहले गांधी जी ने मौलाना आजाद को आगे किया, लेकिन उनके कदम पीछे खींच लिए। तत्काल आंध्र से डॉक्टर सीतारमैया को बुलाकर उम्मीदवारी का फॉर्म भरवाया गया और इधर सरदार पटेल के तार ने सुभाष को बेचैन कर दिया था। सुभाष, तार आया है। किसका है मेजदा? सरदार पटेल ने भेजा है। क्या लिखा है सरदार पटेल ने? जरा देखूं। मेजदा, पटेल फरमा रहे हैं कि सुभाष का अध्यक्ष चुना जाना देश के लिए घातक है। क्या ये सरदार पटेल कह रहे हैं? यह उनका मत है,
ऐसा वो सोच रहे हैं। सच तो चुनाव में सामने आएगा, क्या घातक है और क्या नहीं। लेकिन मेजदा, मेरा मन अवश्य शुद्ध हुआ है। हमने शांति की परवाह किए बिना देश के लिए कितने दिन कारावास में काटे हैं। बंदी ग्रहों की यातनाएं सही हैं। पूरे खून में सिर्फ एक ही उद्देश्य बह रहा था, देश की आजादी। लेकिन ऐसा लगता है कि हमारा त्याग हमसे पूछ रहा है कि हमने देश के लिए क्या किया। मेजदा, मैं बताऊंगा कांग्रेस जनों का सत्यता। अंग्रेजों के साथ सांठगांठ का खुलासा मैं करूंगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्यों की संभावित सूची से जानकारी मैं सभी को भेजूंगा। जल्दबाजी मत करो सुभाष, इससे कांग्रेस में खलबली मच जाएगी। सरदार पटेल के पत्र से आहत होकर सुभाष ने अपना निवेदन कांग्रेस जनों के पास पहुंचा दिया, जिसमें कई रहस्यों का उद्घाटन किया गया था। मेजदा को सुभाष की जल्दबाजी ठीक नहीं लगी। उन्होंने सुभाष को बुलाकर बात की। मैंने मना किया था सुभाष, कांग्रेस जनों के पास निवेदन भेजने के लिए, लेकिन तुमने एक नहीं मानी, जल्दबाजी की। मेजदा, मेरा सपना अखंड भारत का है। संघ राज्य को मान्य करने का क्या अर्थ है? मातृभूमि के 6 स्वदेशी देशों को मान्यता देना। खंडित देश किस काम का मेजदा? अखंडता की बात से हटना ठीक है क्या? एक राष्ट्र में 400 राष्ट्र, जिन्होंने प्रांतों में सत्ता के लिए गठजोड़ किया, वो केंद्र में सत्ता पर काबिज होने से कैसे चूकेंगे मेजदा? यह किस आधार पर कह रहे हो तुम सुभाष? मेजदा, मेरे पास पुख्ता जानकारी है। यह आरोप यूं ही नहीं लगा रहा हूं मैं। सुभाष, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम गलत आरोप लगा रहे हो। मेरा कहना इतना है कि बड़े नेताओं को कटघरे में खड़ा करने के लिए प्रमाण की जरूरत होगी। प्रमाण होने पर ही लोग तुम्हारी बातों का भरोसा करेंगे। क्या है तुम्हारे पास प्रमाण? गांधी जी ने चुनाव से ठीक पहले अपने पत्र हरिजन में कांग्रेस को लेकर जो लिखा था, वो बोस खेमों को हानि पहुंचाने वाला था। गहमा गहमी के माहौल में अंततः मतदान का दिन आ गया। सभी प्रांतों में अध्यक्ष के लिए वोट डाले गए। दोनों ही खेमों में चुनाव परिणामों को लेकर खासी बेचैनी थी। प्रारंभ में 1-2 प्रांत से सुभाष के लिए अच्छी खबरें नहीं आईं, लेकिन इसके बाद की स्थिति बदलने लगी। विरोधी खेमे के नेताओं के गढ़ उत्तर प्रांत से सुभाष डॉक्टर सीतारमैया पर भारी पड़े। सुभाष, 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 जवाहर और आचार्य कृपलानी के गढ़ में तेरी विजय पताका फहरी है। सीतारमैया को 185 और तुझे 269 मत मिले हैं। चिंता मत कर, अब तो तू जीत गया है। कर्नाटक, केरल, असम, दिल्ली और मद्रास प्रांतों में तुझे जबरदस्त बढ़त मिली है। इलाहाबाद मुख्य चुनाव कार्यालय से फोन पर बताया गया है कि तुझे देश में 1580 और सीतारमैया को 1377 वोट मिले हैं। करीब 200 मतों से तेरी जीत हुई है सुभाष। तू जीत गया है सुभाष। मेजदा, ये मेरी नहीं, मेरे सिद्धांतों की जीत है। इससे सबसे ज्यादा आघात बापूजी को लगेगा। अब उनका किसी तरह का कोई सहयोग संभव नहीं होगा। अब देखना यह है मेजदा कि वो किस तरह की प्रतिक्रिया देते हैं। हो गया चुनाव। मेरे सुभाष की आकांक्षा पूरी हो गई। मैं बहुत खुश हूं विभा। लेकिन विभा, सुभाष ने यह विजय कर अपराध किया है। कैसा अपराध? अपने सिद्धांतों को सामने रखकर चुनाव जीता है। उसके पक्ष में लोगों ने मतदान किया है। कांग्रेसियों पर खुद को थोपा नहीं है। विभा, महात्मा गांधी के नीचे से उनकी बिछात खींच ली है। यह अपराध नहीं तो और क्या है?
वैसे क्षमा करना उनका सद्गुण है, पर ऐसा न करते हुए गांधी जी ने अगर सीता रमैया की हार को अपनी हार मान लिया तो ठीक नहीं होगा विभा। कांग्रेस चुनाव परिणाम देश के समाचार पत्रों की सुर्खियां बना। बंगाल तो उत्सव में झूम रहा था। 2 दिन बाद भी आतिशबाजियां हो रही थी, मिठाइयां बट रही थी। सभी ओर से सुभाष को बधाइयों के तार आ रहे थे। लेकिन सुभाष की जीत को लेकर गांधी जी की तल्ख प्रक्रिया ने बोस बंधुओं को दुखी कर दिया। लो, महात्मा जी का वक्तव्य सुन लो तुम्हारी जीत को लेकर। उनका कहना है कि सुभाष डॉक्टर सीता रमैया से जीते हैं। मैं शुरू से ही उनके फिर अध्यक्ष बनने के खिलाफ था। सीता रमैया ने सिर्फ मेरी वजह से अध्यक्ष पद से अपनी उम्मीदवारी वापस नहीं ली थी। मैं समझता हूं यह सीता रमैया की हार नहीं बल्कि मेरी पराजय है। परंतु कुछ भी हो, सुभाष बाबू कोई देश के दुश्मन तो है नहीं। उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ सहा है। आज मैं कार्यकर्ताओं से साफ कहना चाहता हूं कि जो कांग्रेस से बाहर हो जाएंगे वे ही दल के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि होंगे। जो कांग्रेस में खुद को असहज पा रहे हो वे निष्काम देश सेवा के उद्देश्य को भूल जाए। ऐसा लिखते हैं बापूजी। सुभाष देश के शत्रु तो है नहीं, मतलब समझे मेजदा बापू के इस वाक्य का आप? महात्मा जी सीता रमैया की हार से कितने दुखी हैं यह तो समझ में आ रहा है। अभी तो उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है, इसके बाद उनके अनुयायी भी मोर्चा खोलेंगे, अपने अपने तरीके से तुझ पर प्रहार करेंगे। सुभाष, सुना है जवाहर शांति निकेतन आए हुए हैं, उनसे मिलाओ। हो सकता है मेल मुलाकात से कोई बापूजी के साथ सामंजस्य बिठाने का रास्ता मिल जाए। हाँ, ठीक कहते हैं बेटा, मैं शांति निकेतन चला जाता हूं। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के दर्शन भी हो जाएंगे और जवाहर से मुलाकात भी। शायद जवाहर के जरिए गांधी जी से सामंजस्य का कोई रास्ता निकल आए। सुभाष चंद्र बोस जवाहरलाल नेहरू से मिलने शांति निकेतन पहुंच गए। गांधी जी की मर्जी के बिना चुनाव लड़ने और जीतने के सुभाष के साहस से अचंभित थे। वो भी गांधी जी और सुभाष के रिश्ते को सामान्य बने रहना देखना चाहते थे। आइए आइए कांग्रेस अध्यक्ष जी, बधाई हो फिर अध्यक्ष बनने की, वो भी गांधी जी के उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़कर जीतने की। सुभाष, मैं तुम्हारे साहस की प्रशंसा करता हूं। कांग्रेस के इतिहास में इससे पहले कभी वो नहीं हुआ जो तुमने कर दिखाया। पर बड़े भाई, मैंने वही किया जो मेरे देश के लिए अच्छा था। हाँ, यह अलग बात है कि महात्मा जी की मर्जी के हिसाब से नहीं हो सका। सुभाष, मुझे गांधी जी, सरदार पटेल, मौलाना आजाद, राजेंद्र बाबू के साथ कारावास में रहने का कई बार मौका मिला। वार्तालाप के दौरान कई बार ऐसे मौके आए जब मतभेद पैदा हुए, लेकिन उन्हें सुलझाने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा संभव नहीं हो पाया। जवाहर भाई, आप सही कह रहे हैं। मेरा आजादी हासिल करने का रास्ता बापूजी को कभी रास नहीं आया। तुम्हारे पिछले कार्यकाल में कार्यकर्ताओं को यही शिकायत रही कि उनके पत्रों के जवाब ही नहीं मिले। ढेरों पत्र कार्यालय में ही पड़े रहे। इससे दल के कामकाज पर असर पड़ा। ये कार्यकर्ताओं की नहीं, आचार्य कृपलानी की शिकायत कही है जवाहर भाई। वे अध्यक्ष की डाक कभी कलकत्ता भेजते ही नहीं थे। पर चलो, ये तो उन्होंने किया कि डाक कलकत्ता ना पहुंची हो, लेकिन ये व्यवस्था तो कर दी कि शिकायत स्विट्जरलैंड तक पहुंचा दी। मैं सही कह रहा हूं ना जवाहर भाई? कार्यकर्ताओं की शिकायत के अलावा कांग्रेस की नीति की अवहेलना करते हुए बंगाल के कृषक दल जैसे जातिवाद संगठन को साथ लेकर तुमने बंगाल में संयुक्त सरकार के गठन की जिद क्यों की? जवाहर भाई, आप इसे जिद कह सकते हैं, कांग्रेस की नीति की अवहेलना कह सकते हैं,
लेकिन ये दूरदृष्टि का एक हिस्सा था। लेकिन सुभाष बाबू, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, प्रांतीय स्तर के जातिवादी संगठन के साथ हाथ मिलाना कौन सी दूरदृष्टि थी? बड़े भाई, आप एक बात भूल रहे हैं कि कृषक दल की बंगाल के मुस्लिमों में अच्छी पैठ है, इसीलिए उन्हें अपने साथ रखकर मुस्लिम लीग के गणित को समय आने पर दुरुस्त किया जा सकता है। ऐसा करने के पीछे भविष्य में कृषक दल को मुस्लिम लीग के साथ बड़ी मुसीबत बनने से रोकना था। तो बंगाल के जातिवादी होकर फूट डालने वाले की साजिशों का शिकार होने का खतरा मुझे पहले से नजर आ रहा था। सुभाष, तुम्हारी मंशा पर मुझे कोई शंका नहीं, लेकिन क्या बड़े भाई? जाने दो दोस्त, मेरी मानो तो एक बार महात्मा जी और उनके अनुयायियों से मिलकर चर्चा कर लो। इस तरह तो दूरियां बढ़ेंगी, मेल मुलाकात से मन की दूरियां भी कम होंगी और कुछ ना कुछ सहयोग भी मिलेगा। सुभाष, क्रोध से कुछ हासिल नहीं होगा। बड़े भाई, ये आप ही के सहयोग से संभव होगा और आप ही को पहल करनी होगी। मुझसे तो महात्मा जी और उनके सहयोगी बेहद नाराज हैं। मैं जो कर सकता हूं करूंगा ही, पर सुभाष, मुझे लगता है कि गांधी जी और तुम चक्रव्यूह में फंसे हो, उससे बाहर निकलने का मार्ग तलाशना होगा। वैसे अभी तक समझ में नहीं आता कि उससे बाहर कैसे निकला जाए। प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग द्वारा।